हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंडोस्पर्म भ्रूण कोष के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पीछे हम लोग निषेचन में पढ़ लिए हैं, पहला निषेचन और दूसरा निषेचन, यानी पूरे एंजियोस्पर्म में 2 बार निषेचन हुआ था, जिसमें से पहला निषेचन जो है हम लोग देखे थे कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने से जाइगोट बनेगा और इस जाइगोट से इम्ब्रो बनता है। और इम्ब्रो डेवलपमेंट करके कैसे, अगर द्विबीजपत्री पौधा है तो कैसे द्विबीजपत्री में इम्ब्रो डेवलपमेंट करते हुए प्लांट की पहली अवस्था यानी कैसे अंकुरन तक वो पहुंचता है, हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में देख लिया है इम्ब्रो एंड इट्स डेवलपमेंट हेडिंग के अंतर्गत। आज हम लोग इंडोस्पर्म पढ़ेंगे और ये इंडोस्पर्म आया कहाँ से, इसके भी चर्चा पहले हो चुकी है, क्योंकि हमने बताया था पहले फर्टिलाइजेशन तो जाइगोट बना, जाइगोट से इम्ब्रो बना, फिर इम्ब्रो का डेवलपमेंट हुआ, दूसरा निषेचन हम लोगों ने छोड़ दिया था। आज हम देखेंगे कि उसी दूसरे निषेचन से कैसे इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ये मेल गैमेट है जिसकी हैप्लॉइड नंबर में था, और दूसरा जो न्यूक्लियस था, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था, जो 2n नंबर में था। और ये जब आपस में मिले, जिसको हमने कहा था कि दूसरा निषेचन, लेकिन इसके मिलने की प्रक्रिया को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन हम लोग बोलते हैं। और इसी के फलस्वरूप यानी मेल गैमेट के मिलने से और सेकेंडरी न्यूक्लियस के मिलने से हमारा इंडोस्पर्म का निर्माण होता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म। अब जिसको हम लोगों ने PEN कहा, और इसी से यही प्राइमरी इंडोस्पर्म जो था आगे चलकर इंडोस्पर्म का निर्माण करता है, जिसका हिंदी है भ्रूणकोश। देखें, ये सारी की सारी प्रक्रिया जो होगी वो अभी भ्रूणकोश में होगी, भ्रूणकोश में नहीं। देखो अंतर क्या है भ्रूणकोश और भ्रूणकोश। जो इम्ब्रो सैक है उसी को हम भ्रूणकोश कहते हैं। कोषाध्यक्ष है, जैसे पैसा इकट्ठा करता है, सब कुछ उसी में रखता है, तो ऐसे ही जो था वो इम्ब्रो कोश है। जैसे उसमें से एंटीपोडल था, फिर जो है नीचे जो है सखी कोशिका थी, एक सेल थे, पोलर न्यूक्लियाई थे, और उसी में जो होता है आके मेल गैमेट आके मिलता था। तो ये सब जो है वो था भ्रूणकोश। लेकिन ये है भ्रूणकोश जिसको इंडोस्पर्म कहते हैं, और ये बना था दूसरे फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप, यानी एक मेल गैमेट से दूसरे सेकेंडरी न्यूक्लियस से। अब ये प्राइमरी जो इंडोस्पर्म बना था यही आगे चलकर इंडोस्पर्म बनाता है, भ्रूणकोश बनाता है। अब सोचेंगे इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य हम लोगों ने देखा था कि ये जैसे मान लो कि ये इम्ब्रो सैक है, भ्रूणकोश है। अब इसी के अंदर जो होता है वो इम्ब्रो होगा, इसी के अंदर क्या होगा, इम्ब्रो होगा, और इसी के अंदर क्या होगा, भ्रूणकोश होगा। इसी के अंदर इम्ब्रो होगा और इसी के अंदर क्या होगा, इंडोस्पर्म होगा या भ्रूणकोश होगा। तो जब ये इस इंडोस्पर्म, ये जो इम्ब्रो है, ये बीच वाला जो इम्ब्रो है, इसी से आगे चलकर, चूंकि ये किसमें होगा, बीच के अंदर होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ओवरी है ये फल का निर्माण करता है, उसके अंदर जो है ओव्यूल है वो बीज का निर्माण करता है, और बीज के ओव्यूल के अंदर जो इम्ब्रो सैक होगा वही आगे चलकर इम्ब्रो डेवलपमेंट में भाग लेगा। तो ये सारी की सारी बीज में है, बीज के अंदर है, यानी ओव्यूल के अंदर है। तो अब ये जो जिससे इम्ब्रो से जो पौधा बनेगा, इम्ब्रो से जो जब डेवलपमेंट होगा पौधा बनेगा, तो ये जो इंडोस्पर्म है इसी को भोजन प्रदान करेगा। यानी यूँ कहें, ये जो इंडोस्पर्म है, भ्रूणकोश है, वो बढ़ते हुए इम्ब्रो को, भ्रूण को भोजन प्रदान करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट हैं, जैसे प्रोटीन भी है,
फैट्स भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बढ़ते हुए इम्ब्रो को भोजन प्रदान करेगा। ये सब के सब किसमें हो रहा है? बीज के अंदर, क्योंकि बीज का निर्माण किससे हुआ? ओव्यूल से हुआ। पीछे जब बैक जाएंगे तो ये सारी बातें चर्चा हुई है। अब देखें कि हमारे नेचर में दो प्रकार के सीड्स होते हैं। एक ऐसा सीड जिसमें इंडोस्पर्म मौजूद हो और दूसरा ऐसा सीड जिसमें इंडोस्पर्म मौजूद नहीं हो। तो जिसमें इंडोस्पर्म मौजूद नहीं रहता है उसको नॉन इंडोस्पर्मिक कहते हैं, और जिसमें इंडोस्पर्म मौजूद रहता है उसको इंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। तो नॉन इंडोस्पर्मिक क्यों हो जाता है? क्योंकि नॉन इंडोस्पर्मिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इस प्रकार के सीड्स में, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड में, इस प्रकार के सीड्स में जब अंदर इम्ब्रो डेवलपमेंट कर रहा होता है तो सारा का सारा पोषण खा लिया रहता है, यानी उसमें इंडोस्पर्म समाप्त हो गया होता है। तो इस प्रकार के इंडोस्पर्म को नॉन इंडोस्पर्मिक कहते हैं। और जितने भी लेगुमिनेसी फैमिली के हैं, जितने भी ये हमारी दलहनी फसलें हैं, चाहे वो मटर हो, पी हो, चाहे बीन्स, चाहे वो कोई भी दालें हों, ये सब में जो है इनकी जितनी भी सीड्स होती हैं वो नॉन इंडोस्पर्मिक होती हैं, अर्थात इसमें इंडोस्पर्म नहीं होता है। इसके इस सीड्स के अंदर जितने भी इंडोस्पर्म होते हैं वो बढ़ते हुए इम्ब्रो खर्च कर लिया होता है। दूसरा जो होता है वो है इंडोस्पर्मिक सीड्स, मतलब इसमें इतना ज़्यादा इंडोस्पर्म बन जाता है कि जो बढ़ता हुआ इम्ब्रो है वो ग्रहण करते हुए भी बच जाता है, उसमें बच जाता है। तो इस प्रकार के सीड्स को इंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। दूसरा है कस्टर्ड, जिसको अरंडी बोलते हैं। उसके बाद कोकोनट हुआ, गेहूं हुआ, ये मक्का हुआ, मेज हुआ, ये सब के सब जो होता है वो इंडोस्पर्मिक सीड्स हैं, क्योंकि इसके अंदर इंडोस्पर्म मौजूद है। अतः बात यह स्पष्ट हो गया कि ये इंडोस्पर्म जो होता है वो सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बना है, और इसी प्रक्रिया को इसको हम जो होता है ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और ये इंडोस्पर्म जो होता है वो 3n का होता है। ध्यान देंगे एक और आवश्यक बातें कि ये जो इंडोस्पर्म है केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, जो फ्लावरिंग प्लांट है उसी में जो होता है इसका नंबर 3n होता है। अन्यथा इसके नीचे जो होता है, अगर हम जिम्नोस्पर्म में जाएं तो जिम्नोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होता है वो केवल हैप्लॉइड नंबर में होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एंजियोस्पर्म में, फ्लावरिंग प्लांट में हमने देखा कि ये जो इंडोस्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होगा, भ्रूणपोष होगा, वो फर्टिलाइजेशन के पहले बना होता। इसलिए उसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो केवल आधी रहती है जिम्नोस्पर्म में, लेकिन एंजियोस्पर्म में वो फर्टिलाइजेशन के बाद बना हुआ है, निषेचन के बाद बना हुआ है। अतः इसका जो नंबर होता है वो 3n होता है। और 3n कैसे हुआ ये हम लोगों ने ट्रिपल फ्यूजन के अंतर्गत देख लिया। अब हम लोग टाइप ऑफ इंडोस्पर्म पढ़ेंगे। इंडोस्पर्म के बारे में हमने जान गया कि ये कहाँ से आया और इसका कार्य क्या है। अब इसके विकास के आधार पे इसके प्रकार हम लोग पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं। एक है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, दूसरा है सेलुलर इंडोस्पर्म और तीसरा है हेलोबियल इंडोस्पर्म। अब इसका हम लोग देखेंगे कि आखिर ये कैसे 3 प्रकारों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आज हम लोग आते हैं न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म मतलब कि इसमें बहुत सारे केंद्रक होंगे। ऐसा इंडोस्पर्म जिसमें बहुत सारे केंद्रक होंगे। तो देखें कि आखिर इसमें कितने इंडोस्पर्म हैं और इसका अरेंजमेंट क्या है, किस तरीके से। देखें, ये जो न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द इंडोस्पर्म है। बहुत सारे ये पौधों में देखने को मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी किताबों में केवल जो है वो कैप्सेला, एक हर्बेसियस प्लांट है कैप्सेला, उसी के बारे में केवल उसका उदाहरण दिया है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म का। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल कैप्सेला में ही पाया जाता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। ये बहुत सारे पौधों में इस प्रकार के इंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। अभी इसका हम लोगों ने एक पॉपुलर जो कॉमन टाइप है उसको हम लोग देखेंगे कि इसमें
एंडोस्पर्म का प्रकार हम लोग देखेंगे अभी। अब देखें कि ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किस तरीके से इसको समझाया है, ये हमने फिगर बनाया है। जैसे कि मान लें कि ये पूरा का पूरा एम्ब्रो सैक है, पूरा का पूरा एम्ब्रो सैक है, और जाहिर सी बात है डबल फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो जाइगोट से एम्ब्रो बना, यहाँ हमने एम्ब्रो दिखाया है। ध्यान देंगे ये एम्ब्रो जो होता है वो माइक्रोपाइल की तरफ होगा। ये चलाजा हमने ठीक है ऊपर की तरफ दिखाया है, लेकिन ये ना समझ लेना कि ये चलाजा की तरफ है, नहीं, एम्ब्रो जो होता है वो नीचे यानी माइक्रोपाइल की तरफ ही होगा। अब पहले फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रो बन रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे एम्ब्रो का। बीच में जो होता है वो दूसरा फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है, जिससे एंडोस्पर्म बनेगा, ये बीच का है, और पूरा का पूरा भाग जो होता है क्या है, एम्ब्रो सैक है, भ्रूण कोश है। अब देखें इस न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में जो केंद्रक जो P-N जो 3N है, इसमें जो है वो डिवीजन होगा, लेकिन ध्यान देंगे ये डिवीजन इस प्रकार होगा कि इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, मतलब वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब कि उसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा। देखें कैसे, जैसे इसमें जो होता है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, तो डिवीजन हुआ तो बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए हैं, लेकिन इसमें कहीं भी वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, बीच बीच में कोई वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, केवल एक बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है, और इसमें बहुत सारे जो होता है वह P-N का न्यूक्लियर डिवीजन हो गया है, केंद्रक का डिवीजन हो गया है, और ऊपर क्या है चला माइक्रोपाइल की तरफ एम्ब्रो है। अब देखें अब क्या होगा कि जितने भी बीच का जितने भी केंद्रक बने हुए हैं, ये सारे के सारे जो होता है वो परिधि की तरफ वो चले जाते हैं। परिधि का मतलब ये देखें, ये है एम्ब्रो, ये है एम्ब्रो, और ये सारे के सारे जो केंद्रक हैं वो परिधि मतलब बाहर की तरफ जाकर अरेंज हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, और इस तरीके से बीच में क्या बन जाता है, रिक्तिका, खाली स्थान बन जाता है, रिक्तिका बन जाता है, जिसको वैक्यूल बोलते हैं। अब देखेंगे, अब इसके बाद जब केंद्रक जो है वो परिधि की तरफ जाके अरेंज हो गए, इकट्ठा हो गए हैं, तब यहाँ अब साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब कि वॉल का फॉर्मेशन होगा, मतलब कि कोशिका भित्ति का निर्माण यहाँ पे होगा। अब देखें ये सारे, ये क्या है, वैक्यूल है। अब जितने भी केंद्रक हैं बीच बीच में जो केंद्रक की तरफ जो परिधि की तरफ इकट्ठा हुए हैं, इनकी में अब चारों तरफ जो था वो किसका निर्माण होगा, कोशिका भित्ति का निर्माण होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान देंगे, तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि अब याद ध्यान देंगे जो वॉल का फॉर्मेशन होगा वो बाहर की तरफ यानी परिधि से होते हुए केंद्रक की तरफ होगा, परिधि से होते हुए केंद्रक की तरफ होगा। ऐसा नहीं कि केंद्रक की तरफ से परिधि की तरफ हो, नहीं, परिधि से केंद्रक की तरफ होगा, इसी नाते इसको सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो अब ये जब अब देखें वॉल फॉर्मेशन हो गया, तो इस तरीके से अब ये सेलुलर एंडोस्पर्म बन गया। समझ में आया? मतलब ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है तो केवल जो था उसमें केंद्रक ही केंद्रक दिखने को मिलेंगे, नहीं, केंद्रक तो होगा ही होगा, लेकिन जो है लास्ट में सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और फिर ये सेलुलर एंडोस्पर्म हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल जो होता है हम लोग जानते हैं कि कोकोनट है, नारियल का है। इसमें देखें कि इसके एंडोस्पर्म जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक जो लिक्विड वाला है वो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और दूसरा बाद में जो होता है जब सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है, सेलुलर एंडोस्पर्म हो जाता है। तो यूं कहें कि ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो पार्शियल जो होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और बाद में ये पार्शियल बाद में सेलुलर एंडोस्पर्म में यह हो जाता है। कितना समझ में आया? अब हम लोग जो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पढ़ लिया, जो एनसीईआरटी में बताया है कि कॉप्सेला में इसको समझाया कि ये सारी की सारी प्रोसेस जो होता है एक हैबिसियस प्लांट है जिसका नाम है कॉप्सेला, इसके अंतर्गत जो होता है वो न्यूक्लियर डेवलपमेंट कैसे होता है उसको यहाँ पे हमने दिखाया है। अब हम लोग सेलुलर एंडोस्पर्म के बारे में